friends, I am Lakshmi Arora and I'm back again with another video which is on Jainism. Sorry कि 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच. आज हम जैनिज्म के बारे में बात करेंगे. अगर मैं पिछली क्लास से थोड़ा सा रिकैप दे दूं तो हमने पिछली क्लास में बात करी थी, लास्ट क्लास जो थी हमारी वैदिक एज की बात करी थी, जिसमें हमने फोकस दिया था कि जो राजन था उस टाइम पे एक जनपद पे रूल कर रहा था. किस पे रूल कर रहा था? जनपद पे, राइट. पहले जो राजन था, जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो राजन था, वो ट्राइब पे रूल करता था, टेरिटरी पे नहीं. पर जैसे जैसे जो ट्राइब होगी वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर आ जाएगा. जब एग्रीकल्चर आएगा, ट्राइब स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, तो अब राजन टेरिटरी पे रूल करने लगेगा. और जब टेरिटरी पे रूल करेगा तो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज भी आएंगी, मतलब एक्सपैंड करने की हर कोई कोशिश करेगा, क्योंकि हर जगह कंपटीशन रहेगा. तो क्या बन जाएंगे? महाजनपद. तो देखो, अगर हम क्रोनोलॉजिकली बात करें तो जनपद जो हमारा ये पीरियड था आपका वैदिक एज, ये 6th सेंचुरी से 5th सेंचुरी BC तक रहा. बट अब आगे हमें जनपद पढ़ना था. बट महाजनपद में आप देखो, अब आगे हमें महाजनपद पढ़ना था. बट जब आप महाजनपद पे देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैं 2 फिलोसफीज की बात करूंगी. एक होगा जैनिज्म और एक होगा बुद्धिज्म. और ये दोनों ही फिलोसफीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सीधा महाजनपद पे ना जंप करते हुए मैं जैनिज्म के बारे में एक ब्रीफ रिव्यू देना चाहूँगी. हालांकि ये पूरा कंप्लीट नहीं है. जैनिज्म का आर्ट एंड कल्चर, जैनिज्म का टेम्पल कंस्ट्रक्शन, उनका टेक्स्ट को हम और डिटेल में स्टडी करेंगे इन आर आर्ट एंड कल्चर वीडियोस. बट अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद जैनिज्म. अच्छा, पहले मैं जैनिज्म इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि जैनिज्म का एडवेंट इंडिया में पहले हुआ था. लेट्स सी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म एज अ फिलोसफी ये राइज क्यों हुए. तो इनका कॉज ऑफ राइज अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो थी कि भाई जो वेद थे ना, वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए थे, है ना. इसकी वजह से सोसाइटल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. कैसे? देखो, वर्ण सिस्टम आ गया था, है ना. और वर्ण सिस्टम की वजह से क्या होगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिवीजन हो जाएगा, जिसमें शूद्र के साथ तो अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस होती थी, है ना. इनको टेम्पल्स में जाना अलाउड नहीं था, इनको एजुकेशन अलाउड नहीं थी. तो ऑब्वियसली इनके साथ तो इनजस्टिस हो ही रहा था. इनफैक्ट इनको चांडाल वर्ड से भी कह के कई जगह डिनोट किया गया है. तो आप देख सकते हैं कि इनके साथ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी, दे वर सफरिंग फ्रॉम इनइक्वालिटी. उसके बाद अगर आप देखो वैश्य को, तो वैश्य भी इस जो वर्ण सिस्टम है उसमें 3rd नंबर पे आ रहे थे. तो वैश्यस के साथ हालांकि ये लोग टेम्पल जा सकते थे, एजुकेशन ले सकते थे, बट स्टिल ये लोग ट्रेडर्स थे. और ट्रेडर्स जो होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, दे आर क्वाइट रिच, है ना. तो जो ट्रेडर्स हैं दे आर रिच. तो अब जब वो उनके पास पैसा है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, तो भाई वो अच्छी सोशल पोजीशन तो मांगेंगे. अगर उनके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है तो बोलेंगे भैया सोशल पोजीशन तो अच्छे से दो, अच्छे से बात तो करो. बट और उसके अलावा आप देखोगे ट्रेडर्स से ही, अगर आपने लास्ट में देखा हो तो बाली सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स से ही वसूल की जा रही है. जो टैक्स था वो सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स से ही लिया जा रहा है. अरे भाई वही टैक्स दे रहे हैं और उन्हीं को सोशल पोजीशन में नीचे रखा गया है. इसके बाद आप देखोगे जनरली जो राजा हुआ करता था वो क्षत्रिय वर्ण का हुआ करता था, ठीक है. और इसीलिए ब्राह्मण्स और क्षत्रिय में हमेशा सुप्रीमेसी के लिए क्लैश होगा, ठीक है. क्योंकि क्षत्रिय बोलेगा भाई मैं राजा, मैं सुप्रीम. ब्राह्मण बोलेगा अरे तेरे को राजा बनाने के लिए जो यज्ञ किया था वो तो मैंने किया था, तो मैं सुप्रीम. तो जो ब्राह्मण है उनकी पोजीशन भी धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी. क्यों? क्योंकि उनको ग्रांट्स मिलते रहेंगे, उनके पास भी पैसा आता रहेगा, उनको फ्री लैंड मिलती रहेगी, है ना. तो इसलिए आप देखोगे एक पावर टसल भी होगा. तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ गई वर्ण सिस्टम की वजह से, है ना. दूसरा, जो वेदा के जो रिचुअल्स थे, वैदिक रिचुअल्स या फिर कह दो वैदिक लैंग्वेज, वैदिक रिचुअल और वैदिक लैंग्वेज दोनों ही बहुत कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है. जैसे वैदिक रिचुअल्स की अगर मैं बात करूँ तो उपनिषद इतना फिलोसफिकल था कि कॉमन मैन को समझ ही नहीं आएगा. अच्छा, पहले तो इतना फिलोसफिकल कि समझ में ना आए, ऊपर से लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज कॉमन मैन की लैंग्वेज ही नहीं थी. कॉमन मैन उस टाइम पे क्या बोलता था? पाली या प्राकृत बोल रहा था. और जब लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो टेक्स्ट तो क्या ही समझोगे, है ना. तो ऑल टुगेदर लोगों को, जो कॉमन मैन था उसके अंदर हिंदुइज्म से जो वो रिलेट कर पा रहे थे वो रिलेट होना बंद हो गया था. ऊपर से इतनी रिजिडिटी, सोशल हायरार्की बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से अनटचेबिलिटी, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी. जब सोसाइटी में इस सब की चीज़ें होती है तो ज़रूर कोई ना कोई रेवोल्यूशन आता है. तो एक रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से एक नई फिलोसफी आई, दैट इज जैनिज्म. अगर मैं जैनिज्म की बात करूं तो जैनिज्म में 24 तीर्थंकर्स हुए. अगर तीर्थंकर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ तो जैनिज्म में तीर्थंकर्स को गॉड से भी ऊपर माना गया है. तो व्हाट आर तीर्थंकर्स? तो
टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। जो 23rd जो सेकेंड लास्ट हुए वो थे पार्श्वनाथ, और उसके बाद जो 24th हुए वो थे वर्धमान महावीर। और सबसे फेमस यही है क्योंकि ये जगह जगह घूम घूम के इस जैन की फिलॉसफी को इन्होंने प्रोपोगेट किया, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए। अच्छा, जो ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और वर्धमान है, इनको आप किसी न किसी एनिमल से के सिंबल से सिंबलाइज करेंगे। जैसे ऋषभदेव को बुल से, ऐसे ही जितने भी बीच के तीर्थंकर रहेंगे उन्हें किसी ना किसी से सिंबलाइज किया होगा। जैसे पार्श्वनाथ को स्नेक से और वर्धमान को प्लीज याद रखिएगा लायन से। इसके अलावा आपको पता कैसे चलता है कि पहले तीर्थंकर ये थे, तो ऋषभदेव के बारे में आपको ऋग्वेद में देखने मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है जितने भी तीर्थंकर थे वो सारे के सारे क्षत्रिय क्लान से बिलोंग करते थे। वर्धमान महावीर की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म इनका बर्थ हुआ 540 BC में। बट यहाँ पे एक चीज़ देखना, जैनिज्म में आप आगे देखोगे कि 2 सेक्ट में डिवीजन हो जाता है, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर जो है, क्योंकि अलग अलग सेक्ट है, इसलिए इनका बर्थ के ऊपर भी ये लोग इनके बीच में थोड़ा सा दे आर वेरी क्रिटिकल। कोई कहता है कभी बर्थ हुआ, कोई कहता है कब हुआ। हालांकि यूपीएससी विल नेवर आस्क यू कि बर्थ की एग्जैक्ट डेट बता दो, टाइम बता दो। ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, क्रोनोलॉजिकली अच्छे से याद रहे, तो उसके लिए प्लीज़ एक बार दिमाग में रखना 540 BC के आसपास वर्धमान महावीर आए। इनका जन्म हुआ वैशाली इन बिहार, वहाँ पे गाँव था कुंडग्राम में। इनकी मदर का नाम त्रिशला, फादर का नाम सिद्धार्थ, वाइफ का नाम यशोदा और डॉटर का नाम अनुजा। इनको प्रियदर्शना भी कहते हैं। और इनका सन इन लॉ का नाम था जमाली। ये जमाली जो थे ये इनके फर्स्ट डिसाइपल भी होंगे, ये इनके फर्स्ट शिष्य होंगे। अगर आप देखो डिसाइपल जब ये अपना पहला सर्मन देंगे तो पहले शिष्य इनके जमाली ही होंगे। ठीक है, ये 30 ईयर्स के थे जब इन्होंने अपनी वर्ल्डली लाइफ छोड़ दी थी। ठीक है, अपना घर छोड़ दिया था और अपनी लग्जरी, जो पैलेस में रहते थे ये राजा के बेटे थे, तो अपनी लग्जरीज छोड़ देंगे और एक सेंट की लाइफ जीने के लिए आगे निकल जाएंगे। अगले 12 साल तक ये वॉन्डर करेंगे, मेडिटेट करेंगे टू अटेन हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। इस स्पिरिचुअल नॉलेज को कहते हैं कैवल्य। व्हाट इज कैवल्य? कैवल्य का मतलब है कि ऐसा इंसान जिसको ना ही दुख से बहुत ज़्यादा फर्क पड़े और ना ही खुशी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़े, मतलब कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल रहे, है ना उसे दुख का आभास हो और ना ही खुशी से वो एकदम पागल होता फिरे। तो ऐसे 42 ईयर्स के हो जाएंगे जब उनको कैवल्य की प्राप्ति होगी। अच्छा, इसके बाद ये अपना पहला सरमन देंगे इन पावा इज इन बिहार, एंड फिर ये धीरे धीरे करके अलग अलग विलेजेस में जाएंगे, घूमेंगे और अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करेंगे। इसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC इन पावापुरी बिहार। ओके, इनके जितने भी टेक्स्ट हैं ना, एक चीज़ यही याद रखना, इनके जितने भी टेक्स्ट हैं वो सब इनकी डेथ के बाद लिखे जाएंगे, क्योंकि ये जितनी भी टीचिंग्स देंगे ये ओरली देंगे। ठीक है, और इनके जो आगे फॉलोअर्स होंगे या जो इनके आगे प्रीचर्स होंगे वो भी आगे जब इसको प्रोपोगेट करेंगे इस रिलीजन को, तो कैसे प्रोपोगेट करेंगे? ओरली ही। इसके बाद आगे देखिए इनकी फिलॉसफी के बारे में। तो जैन जो वर्ड है ना, ये कौन से वर्ड से मिलके बना है? जिन से। किस वर्ड से मिलके बना है? जिन। जिन मतलब कॉन्करर। कॉन्करर किस पे कॉन्कर करना है? कॉन्कर करना है अपने नेगेटिव डिजायर्स पे, जो अपने हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है, जैसे चुराने की आदत, झूठ बोलने की आदत, किसी को दुख देने की आदत। तो इन सब से कॉन्कर करने वाला, अपने दुखों पे अपने खुशी पे कॉन्कर करने वाला, इसको वो होता है जिन। अच्छा, ये कॉन्कर करना क्यों है? हमें कॉन्कर क्यों करना है? टू अटेन लिबरेशन, टू अटेन सैल्वेशन, वरना दूसरा वर्ड बोलूँ तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है, अच्छा, इसको अचीव करने के लिए, लिबरेशन, सैल्वेशन, मोक्ष को अचीव करने के लिए, जैसे वेदों में लिखा गया ना कि रिचुअल्स को परफॉर्म करना है, वैसे कोई रिचुअल को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे वेदास में आपको याद होगा हमने बोला 16 संस्कार परफॉर्म करने हैं, है ना। तो ऐसा ये लोग नहीं मानते। 16 संस्कार में अगर एक संस्कार में अभी बताऊं आपको तो उपनयन संस्कार। वैसे तो बच्चा जब पैदा होता है उसके डेथ तक उस पूरी लाइफ साइकिल में 16 संस्कार परफॉर्म किए जाते हैं। तो एक उपनयन संस्कार है, ये किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। तो एजुकेशन किसको दी जाती है? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। इसमें भी विमेन को नहीं दी जाएगी, शूद्र को भी नहीं दी जाएगी, राइट। अच्छा, दूसरा उपनयन संस्कार जब होता है तो क्या बोलते हैं? द्विविज, मतलब दूसरा जन्म हो जाएगा। ये सब बातें हमने पहले भी करी हैं, ये तो सब एक रिकैप है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पिछला लेक्चर ज़रूर जाके देखिए। तो उपनयन संस्कार मतलब एजुकेशन देना, एक नया जन्म होना इंसान का, जिसे हम द्विविज कहते हैं।
ठीक है, आगे देखो तो जब इन्होंने बोला जैन्स ने बोला, जैन रिलीजन ने बोला, इनकी फिलॉसफी कहती है कि भाई कोई रिचुअल परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन 3 रत्न को फॉलो करो, इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। वो कौन है, कौन से प्रिंसिपल्स है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ज्ञान की याद रखना स्पेलिंग JNANA होती है। इसको अगर आप UPSC में ऐसे भी लिख के आएंगे तो कोई गलत नहीं होगा, बट इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसको किसी और वर्ड से मत पढ़ना। दिस इज सम्यक ज्ञान, दिस इज ज्ञान। उसके बाद राइट एक्शन, जिसको सम्यक चरित्र कहते हैं। तो अगर मुझे इसको याद करना हो तो मैं इसे ऐसे याद करूंगी, KFC। ठीक है, KFC याद तो हो जाएगा। KFC मतलब राइट नॉलेज, F मतलब राइट फेथ एंड C मतलब राइट कंडक्ट। तो KFC। तो ये 3 रत्न को फॉलो करो और आपको मोक्ष, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। कैवल्य मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिबरेशन। ठीक है, तो अच्छा, ये जो फेथ रखना और नॉलेज रखना ये तो ठीक है, पर कंडक्ट का मतलब क्या है? क्या करना, क्या है कंडक्ट में, क्या करना है? तो इन्होंने इसके लिए दिया था 5 डॉक्ट्रीन। ठीक है, जिनको ये महाव्रत बोलते हैं, जिनको ये बोलते हैं ग्रेट वाउस। ठीक है, जिनको बोलते हैं ग्रेट वाउस, 5 ग्रेट बड़ी कस्में। वाउस का मतलब होता है कसम। ठीक है, तो उसमें क्या है? सबसे पहली है अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। इनकी जो नॉन वायलेंस होगी इस एक्सट्रीम तक होगी कि ये एग्रीकल्चर भी नहीं करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है? पेड़ों को काटना होता है। और इनके हिसाब से, जैन फिलॉसफी के हिसाब से, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में सोल होता है। और अगर हम किसी को भी कट करेंगे तो उसे पेन होगा, इसलिए ये दे विल फॉलो अहिंसा। अहिंसा टू एन एक्सटेंट कि दे विल नॉट इवन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। इसलिए आप देखोगे ज़्यादातर जगह जो जैन्स आपको मिलेंगे दे विल जनरली भी ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद है सत्य बोलना, असत्य नहीं बोलना। अच्छा, झूठ नहीं बोलना ही नहीं, झूठ को छुपाएंगे भी नहीं। झूठ तो नहीं बोलेंगे, झूठ को छुपाना भी इनमें गलत है। अस्तेय, अस्तेय मतलब दे विल नॉट स्टील। ठीक है, अस्तेय मतलब चुराना नहीं है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करना है। बहुत बड़े बड़े महल, घर, इन सब में ना ही रहते थे और ना ही अपने नाम से रखते थे। उसके बाद ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब चैस्टिटी, सेलिबेसी, इसको भी परफॉर्म करना है। अच्छा, एक चीज याद रखना यार, ये जो अस्तेय, अपरिग्रह, देखो अहिंसा सत्य को तो आप पकड़ लोगे कि इनका मतलब क्या है। UPSC क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अस्तेय, अस्तेय का क्या मतलब है। और आपने देखा होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख चुके हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन से, इसी तरह के वर्ड से क्वेश्चन उठा के अक्सर एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखो इनकी फिलॉसफी के बारे में, सोल के बारे में इनका क्या कहना था। तो हमने पहले भी बात की है कि ये मानते थे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सोल दोनों में ही होता है। तो जब अगर सोल दोनों में होता है तो जो कर्म है, हमारे जो एक्शन है, वो इस सोल को कभी कभी गंदा कर देते हैं और इसकी वजह से हम रीबर्थ लेते रहते हैं। इसकी वजह से हमें इस अर्थ पे आना पड़ता है बार बार, ऐसे ही मानते थे। तो अगर हमें इस अर्थ पे नहीं आना है तो हमें क्या करना होगा? हमें मोक्ष की प्राप्ति अगर चाहिए तो हमें क्या करना होगा? वो इनके 3 रत्न जो है वो फॉलो करने होंगे। ठीक है, उसके बाद अनेकांतवाद भी एक इनकी फिलॉसफी है। अनेकांतवाद के हिसाब से क्या है कि अगर मैं अनेकांतवाद को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसमें क्या है कि बोलता है कि अनेकांतवाद इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वन साइडेडनेस। अनेकांतवाद कहता है कि कोई भी चीज एक ही एंगल से देखो तो वो सही है, ऐसा नहीं है। किसी भी एक चीज की एक दिशा नहीं हो सकती, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। ठीक है, हर एक चीज मैनीफोल्डेड है, मतलब उसके कई सारे रूप हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ब्लाइंड मैन को यहाँ खड़ा किया। ठीक है, ब्लाइंड मैन को बोला कि भाई अब ये मुझे पता ही एलिफेंट है, ब्लाइंड मैन को नहीं पता। मैंने पहले उसकी सूंड उससे कहा टच करने। जब उसको सूंड टच की और मैंने उससे पूछा कि भाई ये जो सूंड आपने टच की है तो ये क्या है, तो वो बोला कि स्नेक है, सांप है। उसके बाद उसके पैर टच किए तो बोला कि अरे ये तो पेड़ है, पेड़ की लकड़ी है। पूंछ टच करी तो उसको लगा अरे ये तो रोप है। ठीक है, उसके शरीर को टच किया तो बोला अरे दीवार है। कान टच किए तो बोलता है फैन है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही चीज को जब इंसान अलग अलग एंगल से देखता है, एक ही चीज को जब इंसान अलग अलग एंगल से देखता है तो उसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। और क्योंकि हम अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं एक सिंगल चीज को, इसलिए कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, एक तो हो गया अनेकांतवाद। इसके बाद अच्छा ठीक है, एक चीज मिस हो गई विच इज स्यायवाद। ये भी इनकी एक फिलॉसफी है, स्यायवाद। स्यायवाद कहता है ऑल जजमेंट्स
ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल। सारी की सारी जजमेंट्स कंडीशनल होती है। एक कंडीशन के हिसाब से एक चीज़ सही हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सही ही हो। तो इसलिए देयर आर 7 मोड्स ऑफ प्रिडिक्शन, देयर आर 7 मोड्स ऑफ प्रिडिक्शन। हम किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए 7 मोड्स लगा सकते हैं, जिनको बोलते हैं सप्त। सप्त मतलब 7, सप्त भंगी। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ याद रखना कि अनेकांतवाद और स्यायवाद किस फिलॉसफी से रिलेटेड है, तो जैनिज्म। अच्छा, स्यायवाद को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इनमें कहते हैं सोल है, कहते हैं ना सोल है। उसके बाद बोलते हैं कि सोल टेम्परेरी है या परमानेंट है। जब ये बोलते हैं कि सोल इज टेम्परेरी, तो इसका मतलब ये क्या क्या बोलते हैं, जब बॉडी को सोल से लिंक करा जाए तो सोल इज टेम्परेरी, क्योंकि भाई सोल जो है वो बॉडी को छोड़ के जाता है, तो इसलिए सोल इज टेम्परेरी। बट जब बोले कि सोल इज परमानेंट, तो परमानेंट ये लोग सोल को क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो सोल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप को ट्रैवल करता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल करता है, तो इसलिए सोल टेम्परेरी भी है, सही बात है। सोल परमानेंट भी है, तो ये भी सही बात है। तो जितनी भी कंडीशंस है, जितनी भी जजमेंट्स है, वो क्या है, कंडीशनल है। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जजमेंट क्या होगी। मूविंग अहेड, इनका सोल के ऊपर हमने देख लिया, अब हम गॉड के ऊपर देख लेते हैं। तो भगवान के बारे में मैंने पहली ही स्लाइड में बताया था कि तीर्थंकर्स को ज़्यादा ऊपर मानते थे भगवान से, बट ऐसा नहीं था कि भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानते थे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भगवान कौन है, तो हिंदुइज्म के हिसाब से, हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से आप बोलोगे गॉड इज़ अ क्रिएटर, जो इस धरती को बनाता है। गॉड ऐसा है जो सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। गॉड ऐसा है जो टाइम आने पे इस धरती को डिस्ट्रॉय भी करेगा। ठीक है, तो गॉड इज अ क्रिएटर, सर्वाइव करने में हेल्प करेगा और डिस्ट्रॉयर भी होगा। ठीक है, पर जैनिज्म की फिलॉसफी के हिसाब से जो यूनिवर्स है हमारा, ये अपने कॉस्मिक लॉज के हिसाब से चलता है। इसके अपने कॉस्मिक लॉज है, जिसका ना ही कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है। ये इटर्नल है, इसी को बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें होने वाले किसी भी चीज़ को मैनेज या क्रिएट करने की ज़रूरत है ही नहीं। इसका ये अपने आप को खुद ही से मॉडिफाई कर लेता है अकॉर्डिंग टू द कॉस्मिक लॉज। दूसरा, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता रहता है। तो इसीलिए ये लोग गॉड को, जैसे हम बोलते हैं हिंदुइज्म में क्रिएटर, सर्वाइवर, डिस्ट्रॉयर, ये वो नहीं बोलेंगे। तो ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि जैनिज्म में जो गॉड है दैट इज इक्विवेलेंट टू परफेक्ट बीइंग। तो व्हाट इज अ परफेक्ट बीइंग, एक ऐसा परफेक्ट बीइंग जिसने त्रिरत्न को फॉलो किया है, अपनी कर्मा की साइकिल से को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बैड कर्म्स को डिस्ट्रॉय करके अपने सोल को लिबरेट कर लिया है। मतलब अब रीबर्थ तो नहीं लेगा, तो क्या, जब रीबर्थ नहीं लेगा, अपने सोल को लिबरेट कर दिया है, तो उसको क्या मिल गया है, मोक्ष मिल गया है। ठीक है, सैल्वेट हो गया है। जब वो सैल्वेट हो जाएगा तो बोलेंगे कि जैन रिलीजन के हिसाब से कि वो इंसान एक गॉड बन चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब जो जैन है वो ये मानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल में पोटेंशियल है गॉड बनने का। तो इसलिए आप देखोगे कि जैन रिलीजन में इन्यूमरेबल गॉड्स हैं, हर दिन उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे वो सैल्वेशन को, लिबरेशन को अचीव कर देते हैं, वो त्रिरत्न को फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसे करके ऐसा माना जाता है कि गॉड, जैन रिलीजन के हिसाब से, कि गॉड जो है वो एक परफेक्ट लिविंग बीइंग है। इसके बाद अगर आप देखो तो आगे का जो पोर्शन है दैट इज इन दोनों में डिफ्रेंशिएट, जब जैनिज्म में आगे 2 डिवीजन बनेंगे, तो अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दिगंबर और श्वेतांबर, ये 2 डिवीजन आए इन जैनिज्म। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों डिवीजन आए क्यों। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मगध में, मगध एक बहुत बड़ा महाजनपद है, आगे हम पढ़ेंगे महाजनपद, जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उस टाइम पे महाजनपद में के मगध में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया। ठीक है, सूखा पड़ा। जब फेमाइन आएगा तो कुछ जैन जो है वो तो वहीं रह जाएंगे, मगध में ही रहेंगे, बट कुछ जो है वो साउथ इंडिया की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। तो जो लोग माइग्रेट करेंगे मगध से, वो किसकी लीडरशिप में माइग्रेट करेंगे, भद्रबाहु की लीडरशिप में। अच्छा, जब ये माइग्रेट करेंगे तो देखो, अब जब लोग दूर चले जाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा उनके रिचुअल्स भी धीरे धीरे करके बदल जाते हैं। क्या होगा, जब 12 साल तक ये लगभग फेमाइन चलेगा, ये साउथ इंडिया में रहेंगे। जब साउथ इंडिया में रहेंगे तो अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो स्ट्रिक्ट जैन की प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि कपड़े नहीं पहनना,
वो अपने आप को कवर नहीं करते, अपने बॉडी को कवर नहीं करते, ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। पर जो मगध वाले रहेंगे ना, वो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा रूल्स को लैक्स कर देंगे, थोड़ा रिलेटिवली वो कम इसको थोड़ा ईजी कर लेंगे, तो इसलिए वो कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। बट आप देखोगे जब फेमाइन ख़त्म होता है और ये साउथ इंडिया वाला जो ग्रुप है ये वापस से मगध आता है, तो ये देखते हैं अरे हम तो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इनमें एक डिवीज़न हो जाएगा और ये 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 सेक्ट में डिवाइड होंगे, दिगंबर और श्वेतांबर। हिंदी में पढ़ते हैं ना हम लोग संधि विच्छेद, है ना। तो जैसे दिग है अंबर जिसका, श्वेत है अंबर जिसका, तो दिग है अंबर जिसका, दिग मतलब स्काई, जिसने स्काई को ओढ़ा हुआ है, जिसका अंबर कौन है, स्काई है, और जिसने सफ़ेद रंग को ओढ़ा हुआ है, एक है स्काई क्लैड और एक है वाइट क्लैड। तो दिगंबर कौन है, जो कि साउथ की तरफ माइग्रेट किए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु। और श्वेतांबर कौन है, जो मगध के में ही रहे थे, वो कहीं गए नहीं थे, ठीक है, तो मगध में ही रहेंगे। ये कौन है, स्थूलभद्र, ठीक है, इनके लीडर कौन है, स्थूलभद्र। तो अगर आप इनके कपड़ों की बात करो तो दिगंबर जो मेल है वो कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है, और जो फीमेल मॉन्क्स हैं उनको अनस्टिच्ड प्लेन वाइट साड़ी पहनने के लिए कहा गया है। इसके अलावा विमेन की सैल्वेशन में दिगंबर्स का ये कहना है कि इनको सैल्वेशन नहीं मिल सकता, एटलीस्ट टिल दे आर इन विमेन बॉडी, इनको सैल्वेशन के लिए रीबर्थ लेना पड़ेगा एज अ मैन। पर अगर आप श्वेतांबर की बात करो तो इसके अंदर मेल हो या फीमेल हो, न्यूड नहीं रहते, दे वेयर वाइट क्लोथ्स। उसके बाद ये जो है विमेन को सैल्वेशन की बात मानते हैं कि हाँ विमेन की बॉडी में ही सैल्वेशन मिल सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप महाव्रत, ग्रेट वाउस, महाव्रत बोलते हैं ना, महाव्रत की बात करो तो महाव्रत में ये लोग जो दिगंबर है जो कि साउथ की तरफ माइग्रेट किए, ये 5 के 5 व्रत को मानेंगे। ये कहेंगे भैया 5 के 5 डॉक्ट्राइन जो है वो 5 प्रिंसिपल्स, ये सारों को फॉलो करना है। पर जब आप श्वेतांबर की बात करोगे तो ये ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करेंगे, बाकी ऊपर वाले चारों को करेंगे। उसके बाद अगर मैं इनकी इमेजेस की बात करूं, इन्होंने जो आइडल बनाए उनकी बात करूं, तो आइडल में आप देखो ये दिगंबर आइडल है और ये श्वेतांबर आइडल है। दिगंबर में आप देखोगे इनकी जो आईज हैं वो थोड़ी नीचे की तरफ झुकी हुई हैं, है ना, इनकी आई थोड़ी डाउनकास्ट है। कैसी है, डाउनकास्ट है, नीचे की तरफ है। और अगर आप श्वेतांबर में देखोगे तो इनकी स्टार आइज है, एकदम खुली हुई, एकदम सामने प्रोमिनेंट आइज हैं, ठीक है। इनकी फिगर को आप देखो बहुत ही प्लेन है ना, बहुत ही प्लेन है। इनमें देखो आप रिचली डेकोरेटेड है ना, देखो क्राउन पहनाया है इतना सुंदर। बट आप इस फिगर को देखो, दिगंबर के आइडल्स को देखो, ये बहुत ही प्लेन है। अच्छा, दूसरा इनकी जो फिगर्स होंगी वो नेकेड होंगी और इनके अंदर आप देखोगे रिचली डेकोरेशन होगी। इसके बाद अगर 2018 में क्वेश्चन आया था स्थानकवासी के ऊपर, ठीक है, स्थानकवासी श्वेतांबर का सब सेक्ट है, मतलब ये तो एक मेजर डिवीजन हुई, इसके बाद आप देखोगे फर्दर और भी डिवीजन हुई, तो एक मेजर सेक्ट है स्थानकवासी। तो पेपर में क्वेश्चन था स्थानकवासी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज, तो उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए थे, एक बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, एक हिंदुइज्म था और एक और था, आई डोंट रिमेंबर। तो इसका आंसर जैनिज्म था। तो आप देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। अगर किसी ने एक बार ये स्लाइड्स रीड भी करी होती तो भी वो वहाँ पे ये बता देता। देखो इन सब सबसेक्ट्स के बीच में जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, जैसे आप बस एक बार इसको रीड कर लेना, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, तेरापंथी, ये सब एक बार आपको बस पता होना चाहिए। पता होने भर से ही आपका काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। उसके बाद है स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म स्प्रेड कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको महावीर के बारे में बताया कि भैया खुद ही अलग अलग जगह पे जाते थे और रिलीजन को स्प्रेड तो कर ही रहे थे, अपनी फिलोसफीज़ को फैला रहे थे। और दूसरा इन्होंने एक ऑर्डर भी बनाया था, अपना ऑर्डर मतलब लोगों का ग्रुप बनाया था जो घूमते घूमते अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करते थे। दूसरा, जैनिज्म ने कभी ब्राह्मणिज्म को, ब्राह्मणिकल रिलीजन को एकदम सामने से नहीं नकारा। इन्होंने बोला कि मतलब इन्होंने कभी उसको ऐसे नहीं बोला कि अरे वो गलत ही है, ऐसा कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट इनके जो रूट्स हैं अगर आप देखोगे तो वेस्ट और साउथ की तरफ बहुत ज़्यादा फैले। रीज़न क्योंकि वेस्ट और साउथ में आप देखोगे ब्राह्मणिकल जो ऑर्डर था वो काफ़ी वीक था, तो जहाँ वीक था वहाँ पे जैनिज्म ने अपनी जगह बना ली। एक किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य, आप मगध एम्पायर के काफ़ी अच्छे राजा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने भी एस्थेटिक लाइफ अपनी जी और उस लाइफ में इन्होंने सांथार परफॉर्म किया, ठीक है ना, सांथार परफॉर्म किया इन श्रवण बेलगोल इन कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद आप देखो
और किस वजह से स्प्रेड हुआ, तो एक रीज़न तो फेमाइन भी था, हमने देखा, जिसकी वजह से डिवीजन भी हुआ। तो जब फेमाइन आया तो वो साउथ की तरफ माइग्रेट किए तो अपने साथ में अपने रिलीजन की वैल्यूज़ और वो सब कुछ लेकर गए। ठीक है, तो वहाँ पे गए, जब जा रहे होंगे रास्ते में तो बहुत सारे लोगों को टीचिंग्स फैलाई और उन लोगों को भी इंस्पायर किया फॉर दिस रिलीजन विच इज़ जैनिज्म। अच्छा, उसके बाद पैटर्न, रॉयल पैटर्न बहुत है। पैटर्नाइजेशन मतलब अलग अलग किंग्स जब किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, मान लो फॉलो नहीं भी करते तो रिस्पेक्टफुली भी वो उस रिलीजन को या तो मॉनेटरीली हेल्प करते हैं, लैंड का ग्रांट दे के हेल्प करते हैं, तो इस सब चीज़ों को क्या कहते हैं, पैटर्नाइजेशन। तो बहुत सारे रॉयल पैटर्न रहे, जैसे साउथ इंडिया में कुछ, नॉर्थ इंडिया में कुछ। देखो ये सारे रिलीजन, ये सारे किंगडम्स के बारे में हम बात करेंगे, बट अभी मैंने एक बार के लिए समराइज़ करने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, पर जैसे जैसे ये आते जाएंगे हम ज़रूर बात करेंगे। जैसे बिंदुसार ही थे, वो हालांकि एग्जैक्टली जैनिज्म को फॉलो नहीं कर रहे थे, पर पैटर्नाइज कर रहे थे, मतलब इस रिलीजन की प्रोपोगेशन में हेल्प कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, इनकी लिटरेचर के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो इनकी दो तरह से दो लिटरेचर रही है, एक है अगम और एक है नॉन अगम। ठीक है, तो जब हम अगम की बात करते हैं तो अगम लिटरेचर में ना लॉर्ड महावीरा की प्रीचिंग्स है डायरेक्ट, जैसे उन्होंने कही वैसी की वैसी कंपाइलेशन है। ठीक है, अगम में भी दो तरीके की आगे लिटरेचर है, एक है अंग अगम और एक है अंग भय अगम। ठीक है, अंग अगम में डायरेक्ट प्रीचिंग्स है, इनको कंपाइल किया गणाधार्स ने। किन्होंने किए, गणाधार्स ने कंपाइल किया। व्हाट आर गणाधार, जिनको केवल का ज्ञान था, केवल्य ज्ञान याद है, जिनको मिजरी भी ना हो, हैप्पीनेस भी ना हो, महावीर जैसे उनका ज्ञान था। उसके बाद है अंग भय अगम्स। अंग भय अगम्स का में है एक्सपेंशन ऑफ अंग अगम्स। ये जो ऊपर अंग अगम्स जो करा था ना, उसको ही एक्सपैंड करते हैं। कौन एक्सपैंड करेगा, श्रुत केवलिन, ऐसे मॉन्क्स, श्रुत केवलिन मतलब ऐसे मॉन्क्स जिनको कम से कम 10 पूर्व के बारे में पता हो। तो व्हाट इज पूर्व, एक्चुअली क्या था कि 24 तीर्थंकर्स आए, तो महावीर से पहले आने वाले 23 तीर्थंकर्स ने अपनी नॉलेज का डिस्कशन किया है 14 पूर्वाज में। ठीक है, तो इन पूर्वाज में अगर किसी को 10 पूर्वा मिनिमम पता है तो उसको उसके पास ये टास्क हो सकता है अंग भय अगम्स को कंपाइल करने का। ठीक है, ये जितना भी आप टेक्स्ट देखोगे आपको दिखेगा प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि प्राकृत लैंग्वेज में जब ये टेक्स्ट लिखेंगे तो ये जो लैंग्वेज है ये कॉमन मैन की लैंग्वेज है, कॉमन मैन समझेगा, तो इसलिए भी ये लैंग्वेज ज़्यादा स्प्रेड होगी, सॉरी लैंग्वेज कह रही हूँ, ये रिलीजन ज़्यादा स्प्रेड होगा। उसके बाद आप देखो नॉन अगम लिटरेचर, तो ये जनरली क्या होगी, कमेंट्री होगी और एक्सप्लेनेशन होगी ऑफ अगम लिटरेचर। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली मॉन्क्स और या फिर नन्स और स्कॉलर्स करेंगे। उसके बाद ये वाला जो नॉन अगम लिटरेचर है ये आप देखोगे अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया होगा, जैसे प्राकृत, संस्कृत, मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन, इंग्लिश। जर्मन और इंग्लिश में ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के टाइम पे किया गया होगा, बाकी सब प्राकृत संस्कृत में भी पहले कर लिया हो। मूविंग अहेड, जैन काउंसिल्स के बारे में बात करते हैं। तो 2 जैन काउंसिल हुई। जैन काउंसिल, जब भी किसी रिलीजियस काउंसिल की हम बात करेंगे तो काउंसिल का मतलब क्या होगा, रिलीजियस काउंसिल में होगा जिसमें वो अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने की बात करेंगे, राइट। और क्या करेंगे काउंसिल में, और क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे। जो रिलीजियस टेक्स्ट है, रिलीजियस लिटरेचर है, प्रोपोगेशन में टेक्स्ट ही तो काम आएगा ना, तो उसको प्रोपोगेट कैसे करना है, टेक्स्ट, लिटरेचर, इस सब पे वर्क किया जाएगा ऐसी काउंसिल्स में। तो ये काउंसिल सबसे पहली पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है, 3rd सेंचुरी BC में अंडर स्थूलभद्र। उसके बाद इनको कंपाइल, इन काउंसिल की जितनी भी टीचिंग्स है या उससे पहले इनको कंपाइलेशन हुई अंगास, जो कि अभी लॉस्ट हो चुकी है। अंग जो इनकी जो कंपाइलेशन है, कंपाइलेशन ऑफ अंग्स, एक्चुअली लॉस्ट इसलिए भी हुई हो सकती है बिकॉज उस टाइम पे जिस तरह से लिखी गई थी, जिन चीज़ों पे लिखा गया वो बहुत ज़्यादा कंजर्व नहीं कर पाए, है ना, तो इसलिए वो ख़राब हो गई और मे बी अभी वो नहीं है। उसके बाद 2nd जैन काउंसिल में देखो तो अब वो वल्लभी में हुई, बहुत बाद में हुई थी, इनफैक्ट 512 AD में। तो ये BC की बात है और यहाँ AD की बात है। इसको प्रिसाइड किया था देवर्धी ने, और इन उस टाइम पे फाइनल कंपाइलेशन में 12 अंग बने और 12 उपंग्स बने। ठीक है, तो अंग एंड उपंग आर रिलेटेड टू जैन टेक्स्ट, जैन फिलोसफी। इसके बाद जैन आर्किटेक्चर के बारे में बात करूँ तो देखो मैंने यहाँ पे बस एक ग्लिम्स दिया है, हम इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, अभी के लिए बस एक बार देखते चलते हैं
तो जैन आर्किटेक्चर की बात करूँ तो इसमें कुछ डिस्टिंक्टिव नहीं रहा, इसमें हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म के स्टाइल का कुछ मिक्सचर रहा। उसके बाद आप देखोगे आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हम किसकी बात करें, केव्स की बात। तो जैसे एलोरा केव्स, मांगी तुंगी केव्स, उदयगिरी, खंडगिरी केव्स और ये सब कुछ हम दोबारा से इसको रिविजिट करेंगे। स्टैचूज़ की बात करें तो जैसे गोमतेश्वर में बाहुबली का एक स्टैचू है, लॉर्ड बाहुबली, जो कि सन है ऋषभ देव के, ठीक है। और ये वही जगह है श्रवण बेलगोला जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, मगध के किंग, वो सांथार लेंगे, ठीक है। उसके बाद है स्टैचू ऑफ अहिंसा विच इज़ ऑफ ऋषभनाथ इन मांगी तुंगी हिल्स इन महाराष्ट्र। एक बार फिर कह देती हूँ, ये जो भी हमने पढ़ा है ये बहुत ही ब्रीफ है, बहुत ही जनरलिस्टिक। अभी हमें इसको डिटेल में पढ़ना है ताकि एटलीस्ट आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड अगर कोई जैनिज्म में क्वेश्चन आए तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। अगर आप जिनालय की बात करो विच इज़ टेम्पल, ये भी आर्किटेक्चर का पार्ट बनता है। तो यहाँ पे 3 टेम्पल्स के नाम और उनकी जगह लिखी है मैंने। आप तीनों भी जगह पे देखोगे एक चीज़ कॉमन दिखती है विच इज़ मन स्तंभ। तो व्हाट इज़ मन स्तंभ? एक्चुअली जब आप टेम्पल में एंट्री करोगे ना, ये मेन गेट है, इस मेन गेट के सामने आप देखोगे एक स्तंभ है, ठीक है। इस स्तंभ में ऊपर आपको तीर्थंकर की, कोई भी एक तीर्थंकर की इमेज मिलेगी जो कि 4 कार्डिनल डायरेक्शंस में देख रही होगी, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, चारों दिशाओं में देख रही होगी। इस जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं मन स्तंभ। तो मन स्तंभ किससे रिलेटेड है? सेम जैन फिलॉसफी से रिलेटेड है। उसके बाद अगर मैं जैन फिलॉसफी का कंट्रीब्यूशन देखूं, आज के टाइम पे जैन फिलॉसफी का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो एक तो इन्होंने जो रिजिड वर्ण सिस्टम था ना उसको थोड़ा सा चैलेंज किया, क्योंकि उस रिजिडिटी की वजह से इनइक्वालिटी आ रही थी, उस रिजिडिटी की वजह से सोसाइटी में इनजस्टिस बढ़ रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की कोशिश करी। उसके अलावा क्योंकि अपना टेक्स्ट लिख रहे थे, और जब भी हम किसी चीज़ का टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें लैंग्वेज बहुत ग्रो करती है, तो उस टाइम पे आप देखोगे प्राकृत और कन्नड़ दोनों ही लैंग्वेज का खूब ग्रोथ हुआ। अगर आप सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में देखो तो हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस बहुत कम है ना, और इंटेलेक्चुअल जो स्पिरिट है वो भी थोड़ी सी कम थी। तो इंटेलेक्चुअल स्पिरिट और सोशल टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए एक फिलॉसफी आई अनेकांतवाद या फिर स्यायवाद, ठीक है। तो ये दोनों ही फिलॉसफीज किसकी बात कर रहे हैं? पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, टॉलरेंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये अनेकवाद फिलॉसफी कहती है कि एक ही एब्सोल्यूट नहीं हो सकता कुछ भी, तो मे बी मेरे लिए जो सही हो ज़रूरी नहीं वो सामने वाले के लिए भी सही हो, इसलिए हमें क्या करना है? टॉलरेट करना है। मे बी मैं बोलती हूँ वेज खाना सही है, वेज ही खाना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि नॉन वेज खाने वाले भी गलत है। तो इसलिए मैं उनको जब उनके साथ रहना शुरू कर दूँगी तो मैं उन्हें क्या करूँ? टॉलरेट करूँ। तो दिस इज़ व्हाट अनेकांतवाद मेरे लिए। मैं मानती हूँ कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट वेज से पूरी हो सकती है, बट अगर कोई नॉन वेज वाला कहता है नहीं मेरी तो नहीं होती है, तो येस वी हैव टू अग्री विद दैट। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने जैनिज्म ख़त्म किया है, ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बुद्धिज़्म को कंप्लीट कर लें, और बुद्धिज़्म के बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद्स के बारे में, ठीक है। महाजनपद में भी कई सारे किंगडम रहे, तो हम सारे किंगडम्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ना ही सारे किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, हम सिर्फ वो किंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यूपीएससी नहीं, स्टेट पीएससीज के अकॉर्डिंगली भी जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे। ऑल्सो महाजनपद के बाद हम लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे, एंड फिर धीरे धीरे करके आप देखोगे कि वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दिस एंशिएंट इंडिया पार्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि कोई चीज़ मिस हो गई है और मुझे वो कवर कर देनी चाहिए थी, तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ वहाँ पे जाके एक बारी मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।